नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं जन की बात और मैं हूं आशुतोष। जन जन की बात की इस कार्यक्रम में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सीट है उसके परिणाम आ चुके हैं। जैसे आप लोग को न्यूज के खबरों के माध्यम से ये मिल चुका होगा कि निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं शंकर सिंह, वो यहाँ पे जीतने में कामयाब हुए। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जो जदयू के कैंडिडेट हैं कालाधर, उनको हराया उन्होंने लगभग 81-82 हज़ार वोटों से। और जो महागठबंधन की उम्मीदवार थी बीमा भारती, उनको 30,000 लमसम 30,600 लमसम वोट मिले थे। तो कहीं ना कहीं आज की जो परिणाम है वो दिखाता है कि बिहार की जनता एक बदलाव और एक नए विकल्प को तलाश रही है। और इसी कड़ी में जो मैं आपको चर्चा में शामिल करना चाहूँगा, आप हमारे साथ जुड़े हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीत जी, जैसा कि आप आज के परिणाम आपको पता चला होगा, कलाधर मंडल को हराया है शंकर सिंह ने 81,000 वोट से लगभग। तो आज का जो परिणाम है वो किस तरह का संकेत देता है? आशुतोष जी, अपने सवाल को एक बार और नवनीत रिपीट जी, आवाज आ कीजिएगा। रही है मेरी? नवनीत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने आज परिणाम आपने देखा होगा न्यूज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आपको ये होगी कि शंकर सिंह ने जो जदयू के उम्मीदवार हैं उनको 81,000 वोटों से हराया है। तो आज का जो चुनावी परिणाम है वो क्या किस ओर इशारा करता है? देखिए आशुतोष जी, जो आपने बात कही कि बीमा भारती चुनाव लड़ रही थी, तो हम और आप जानते हैं कि बीमा भारती इस सीट पे 2005 से लगातार चुनाव जीतते आ रही हैं। एक बार जो शुरुआती टाइम में उन्होंने निर्दलीय भी चुनाव जीता और उनके परिवार का भी, उनके पति का भी एक अच्छा खासा प्रभाव उस क्षेत्र में माना जाता है। जो जातीय समीकरण है, जिस जात से बीमा भारती आती हैं, गंगोता जात, उसके भी वहाँ अच्छी खासी संख्या में मतदाता है और वहाँ उनकी पकड़ भी अच्छी है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में भी जो बीमा भारती को जो बहुत ही कम वोट आए थे, जिसमें जमानत जब्त हुई थी और नोटा के आसपास से वो लगातार उनका वोट नोटा के आसपास रहता था, उस समय भी रुपौली विधानसभा से उनको तकरीबन 10,000 वोट आए थे। तो ये वोट उनका अपना निजी वोट था, जो कि किसी पार्टी से नहीं, क्योंकि राजद के वोटर तो साफ ही उम्मीदवार को या अपने पार्टी को उस चुनाव में, लोकसभा में अपने आप को उससे किनारा कर लिया था और वो पप्पू यादव के साथ ज्यादा अलाइन दिखे। हालांकि उनके जात का जो समीकरण है वो नीतीश कुमार का वोटर रहा हुआ है लगातार। आज का जो परिणाम है उसे आप सीधे तरीके से इस तरह से देख सकते हैं कि जनता ने पूरी तरीके से, एक तो नीतीश कुमार को तो पूरी तरीके से रिजेक्ट किया है, और साथ ही साथ जो भी विकल्प के तौर पर जनता को मिल रहा है नया उम्मीदवार, उस पे जनता भरोसा कर रही है। और जो जीते हुए कैंडिडेट है वो भी लगातार वहां से चुनाव लड़ते आने, इसके पहले भी निर्दलीय लड़ा है, और माना जाता है कि 25-30 हजार वोट पे उनकी पकड़ रहती है, चाहे वो जैसे भी चुनाव लड़े। जी ननी जी, जैसे कि आज रुपौली विधानसभा का जो परिणाम आया और रुपौली विधानसभा की जो कास्ट समीकरण है उसको हमारी टीम ने जो इकट्ठा किया है, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और उसी से जुड़ा हुआ मैं सवाल आपसे लूँगा। अभी तक चुनावी इतिहास देखा जाए रुपौली विधानसभा का, तो 2015 में यहाँ से बीमा भारती चुनाव जीती थी, चौथी बार विधायक बनी वो। और उसके 2020 का जो चुनाव हुआ उससे पहले भी, मतलब 2000 में वो यहाँ से विधायक रही हैं, 2005 में रही हैं, उसके बाद 2010 में रही हैं और 2015 में वो चौथी बार यहाँ से चुनाव जीत के आती हैं। 2015 चुनाव जीतने के बाद बीमा भारती मेरे ख्याल से निर्दलीय चुनाव जीती थी ये, और उसके बाद वो 20 में फिर जदयू से चुनाव जीतती हैं। तो 2020 में जो उन्होंने चुनाव जीता था, उससे पहले वो एक तरह से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे काफ़ी एक्टिव थी। और यहाँ का जो कास्ट समीकरण है
वो मुस्लिम वोटर लगभग यहाँ पे अच्छी मतलब अच्छी खासी संख्या में है और मेरे ख्याल से सबसे बड़े वोटर हैं यहाँ के। उसके बाद कुर्मी, रविदास, पासवान, ये मतदाता भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं चुनाव में। और 3 लाख वोटर यहाँ पे लगभग 3.5 लाख वोटर 2020 के आंकड़े जो हैं उसमें मतलब हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो यादव और मुस्लिम का जो एक समीकरण रहा है जिसपे आरजेडी चुनाव लड़ती है, और लालू यादव का एक समीकरण जो रहा है, तो वो कास्ट वो भी देखा जाए तो समीकरण जो है लालू यादव से छूटता हुआ नजर आ रहा है क्या? जी बिल्कुल आशुतोष जी, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्टता से बता दूं, और जो मैंने अनुभव किया कि एम वाई नाम का जो समीकरण हुआ करता था, जिस इंटेंसिटी और जिस इंटैक्ट जैसे इंटैक्ट होके वोट करता था एम वाई समीकरण, वैसा नाम का कोई समीकरण अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है बिहार में। बिहार में मुस्लिम और यादव दोनों कहीं ना कहीं जो नए लोग हैं उनका सृजन बंद हो गया है। जो बहुत पुराने लोग हैं वो नाराज चल रहे हैं, और जो बीच वाले लोग हैं वो टिकट वाले लोग या राजनीतिक स्वार्थ वाले लोग, तो अगर उनको सत्ता आसपास दिखेगी, सत्ता मिलेगी तो वो उनके साथ है, और सत्ता अगर नहीं दिखती है तो जाहिर सी बात है किनारे हैं। और वो सिर्फ राजद के साथ ही बात नहीं है, वो हर दल के साथ ये समीकरण होता है। जहां तक जो भी आपने जातीय समीकरण वहां का बताया, देखिए रुपौली क्षेत्र में, पूर्णिया क्षेत्र में हाल फिलहाल में ही आपने देखा था कि जिस तरह से आरजेडी को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया था लोकसभा के चुनाव में वहां के वोटरों ने, जमानत जब्त हो गई थी। मुझे नहीं लगता है कि शायद देश में कि इंडिया अलायंस की कोई ऐसी पार्टी होगी जिसके उम्मीदवार का जमानत जब्त हो गया था। ये सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के साथ हुआ पूर्णिया में। और दूसरा आपने सिवान में भी देखा होगा, जहां भी वहां भी माइनॉरिटी डोमिनेटेड क्षेत्र माना जाता है, यादव की भी अच्छी संख्या, वहां भी आरजेडी तीसरे पोजीशन में रहा। तो इन 2 सीटों पर तीसरे पोजीशन पे आना, एक सीट पे जमानत जब्त हो जाना, ये मुझे लगता है इंडिया अलायंस के किसी भी पार्टनर का ऐसा परफॉर्मेंस पूरे देश में नहीं रहा होगा। ये आपको खुद पे खुद दिखाता है कि एम वाई समीकरण नाम का कोई समीकरण बिहार के पॉलिटिक्स में अब एग्जिस्ट नहीं करता है। करता है तो बहुत छोटे लेवल पे करता है, उस इंटेंसिटी और उस एग्रेसिवनेस से नहीं करता है। दूसरी बात जी। रही बीमा भारती की बात, तो बीमा भारती की बात रही तो जो बीमा भारती के वोटर हैं वो ज्यादा वोटर हैं नीतीश कुमार के। आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि इस चुनाव में नीतीश कुमार अपने उम्मीदवार को जिताने से ज्यादा ताकत लगाए हुए थे कि बीमा भारती चुनाव हार जाए। इसका वो सीधा सीधा मैसेज अपने पार्टी, अपने कार्यकर्ता और अपने प्रशंसकों को ये देना चाहते थे कि भाई नीतीश से जो अलग होता है उसका फिर पॉलिटिक्स नहीं बचता है। इसके पहले भी ऐसे उदाहरण हैं जो नीतीश कुमार झोंक देते हैं, और उम्र के इस पड़ाव में या पॉलिटिक्स के करियर के इस पड़ाव में नीतीश कुमार के लिए ये सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि नीतीश कुमार ये मैसेज दे सके कि भाई हमसे जो अलग होता है फिर उसका करियर नहीं बचता है। तो नीतीश कुमार भी उसी इसमें काम कर रहे थे। जी नवनीत जी, शायद नेटवर्क का भी इशू है, इसकी वजह से आवाज़ बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। मैं अगला सवाल नहीं। लेके आपको आपके पास आऊँगा। जी, उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि ये लाइव कार्यक्रम आप जन जन की बात यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पे देख रहे हैं। तो अगर आप हमारे से जुड़े हैं तो आप अपने सवाल भी इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को इस कार्यक्रम में रखा जाए। आप इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं, हमें कोई कमेंट के माध्यम से सुझाव देना चाहें तो आप वो रख सकते हैं। शंकर सिंह की बात की जाए तो शंकर सिंह के बारे में एक थोड़ा सा मैं जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा। शंकर सिंह पहले भी शायद विधायक रहे हुए हैं, और अभी तक वो मतलब ये चुनाव लड़ने से पहले वो एलजेपी के नेता के नाम एलजेपी के नेता रहे हुए हैं, और ये उत्तर बिहार मुक्ति सेना के कमांडर रह चुके हैं पहले। इन्होंने पूर्व में एलजेपी के टिकट पे भी चुनाव लड़ा था, यहीं से विधानसभा जो 2020 का चुनाव हुआ था तो। और फरवरी 2005 तक फरवरी 2005 से नवंबर 2005 तक ये रुपौली से विधायक रहे थे। यहाँ से शंकर सिंह, एक तरह से देखा जाए तो यही शंकर सिंह का राजनीतिक जहाँ से वो इस राजनीतिक उनका राजनीति में पदार्पण है। और साल 2000 में उन्होंने
उत्तर बिहार मुक्ति सेना के प्रमुख जो हैं बूटन सिंह की हत्या के बाद इनका नाम मतलब इसमें चर्चा में आया था। तो देखा जाए तो एक पॉलिटिकल आदमी रहे हैं और एक जो छवि देखा जाए तो छवि तो अभी लेकिन मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन नवनीत जी मेरा सवाल ये रहेगा कि जनसुराज का क्या इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि हम लोगों ने खबर में पढ़ा या कई सोशल मीडिया पे देखा कि इनको जनसुराज ने सपोर्ट किया था। तो ये सच्चाई इसमें कितनी सच्चाई है और इसको किस तरीके से देखा जाए कि जनसुराज का नए पॉलिटिकल प्रभाव एक बढ़ता जा रहा है क्या जनसुराज का? नहीं आशुतोष जी, आप देखिए कि जिस तरीके से जनसुराज पहले जो एमएलसी का चुनाव लड़ा है, इसके पहले जो एमएलसी का चुनाव लड़ा था, जिस तरह आफाक साहब जनसुराज के उम्मीदवार थे, उसके बाद से जनसुराज ने कोई वैसा चुनाव लड़ा नहीं है। ये भी चुनाव नहीं लड़ा है। ये बात सही है कि जनसुराज से जुड़े हुए लोग शंकर सिंह के साथ थे, लेकिन जनसुराज का कोई उम्मीदवार नहीं था इस चुनाव में। अच्छा, आप ये देखिए कि जनसुराज का इफेक्ट जो रहा है वो हर चुनाव में रहा है जब से जनसुराज बिहार में आया है। और जितने भी चुनाव हुए हैं, वो बाई इलेक्शन हो, मेन इलेक्शन हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, हर चुनाव में आपका जो उसका रिजल्ट आ रहा है उसमें आपको जनसुराज का प्रभाव दिखेगा। आप याद कीजिए, बिहार में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसको भी अगर आप बहुत ध्यान से माइन्यूटली अगर उसको स्टडी करेंगे तो वो जनसुराज का ही इफेक्ट था जो महागठबंधन को इतनी सीटें आ गई। आपने लगातार देखा होगा, प्रशांत जी इस बात पे इतना जोर देते हैं कि आपने 40 में से 39 सांसद जिताकर भेजा। आपके बच्चों को क्या मिला? गुजरात में बुलेट ट्रेन मिल रहा है। 5 किलो अनाज पे हम लोग वोट देते हैं। क्या कोई ऐसा राज्य है देश में जो 5 किलो अनाज पे वोट देगा? क्या तेलंगाना के लोग, तमिलनाडु के लोग, महाराष्ट्र के लोग 5 किलो अनाज पे वोट देंगे? तो प्रशांत जी ने इस बात को लेकर बार बार जोर दिया। वो अलग बात है कि कुछ लोग उसको दूसरे सेंस में, उनको ये बातें सुनाई नहीं देती हैं, उनको दूसरी बातें ज्यादा सुनाई देती हैं। लेकिन ये प्रशांत किशोर का ही इफेक्ट था जो जनता ने भाजपा को बिहार में जवाब दिया। आपने देखा होगा कि जिस तरह से महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जो बना, और बिहार में खासकर जो उसका जो भी फॉर्मेशन था, कहीं से लग नहीं रहा था कि ये किसी भी सीट को जीतने में या कहीं से भी वो ठीक तरीके से चुनाव लड़ रही है। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने जो जनता को जन जागृति के माध्यम से जो अभियान चलाया, उसका इफेक्ट था कि जनता सवाल पूछ रही थी कि भाई हमने पिछले बार 39 सांसद दिया और हमें बदले में क्या मिला। तो जनसुराज का इफेक्ट तो हर चुनाव में है, जनसुराज का उम्मीदवार हो ना हो। और जनसुराज का ये मुहिम भी है कि आपको जिसको, प्रशांत जी अपने हर भाषण में कहते हैं कि आपको जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, अपने इश्यूज के लिए वोट दीजिए। पूरा गांव जहां वोट जा रहा है देखिए वहां मत दीजिए, अपने जात के नाम पे, धर्म के नाम पे मत दीजिए, लेकिन जहां पर आपके मुद्दे हैं उस पर मतदान कीजिए। जी बिल्कुल। जैसा कि नवनीत जी आपने बताया कि प्रशांत किशोर लगातार इस बात की चर्चा करते हैं कि बिहार की जो जनता है या बिहार के जो आम आवाम है वो अपने मुद्दे, अपनी समस्याओं को लेकर वोट करे। लेकिन बिहार की जो जातीय समीकरण है वो कहीं ना कहीं सच्चाई है। और जैसा कि ये जो चुनाव है उसमें भी देखा जाए, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि बीमा भारती और जो जदयू के जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ी जाति से आते हैं। तो जदयू का जो एक वोट बैंक रहा है यूवीसी समुदाय का, वो क्या खिसकते हुए नजर आ रहा है चुनाव के परिणाम देखने के बाद? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, बिहार के पॉलिटिकल सिनेरियो में जो अभी चल रहा है, वो पूरी तरीके से जनता अब धीरे धीरे जो जात का जो अफीम था जो डाला गया था उससे अब बाहर निकल रही है। और आप रुपौली की बात कर रहे हैं, इसका तो आप रुपौली की बात करें, इसका साक्षात उदाहरण है पूर्णिया और उसके अंदर रुपौली, जहां पर आपने देखा होगा कि जात पात से ऊपर उठ के लोगों ने वोट दिया। वो सही दिया, गलत दिया, किसको दिया, नहीं दिया, ये चर्चा नहीं है, लेकिन सारा जातीय समीकरण वहां ध्वस्त हो गया। आपको लगता है अगर जात पे वोट पड़ता तो वहां पर राजद का जमानत जब्त हो जाता? क्या यादव मुस्लिम की संख्या जो माना जाता है कि आरजेडी या कोर वोटर है, तो वहां क्या वोट नहीं मिलता? वो भी उस समय में जब तेजस्वी यादव ने ये अनाउंस कर दिया कि भाई अगर इंडिया को वोट नहीं दोगे तो एनडीए को वोट दो, और वो वोटर जाके निर्दलीय को वोट दे दिया। तो
ये जो जातीय समीकरण की बात है, ये तो पूरी तरीके से बेईमानी है आज के। दूसरी बात अगर आप देख लेंगे, और दूसरी बात आप देख लेंगे कि नीतीश कुमार से चाहे बिहार का वो कोई भी वर्ग हो, वो अब छुटकारा पाना चाहता है, वो प्रणाम करता है। बिहार अब नए विकल्प के लिए तैयार है। अब जो भी उसको राजद, भाजपा और जदयू के अलावा जो भी विकल्प मिलेगा, उसके साथ ही यहाँ के लोग जाएंगे। बिल्कुल, बिहार में जो एक पिछड़ापन का लगातार ये मतलब चर्चा रहता है कि बिहार पिछड़ा हुआ है या बिहार की जो स्थिति है बाकी अन्य प्रदेशों से काफ़ी पिछड़े प्रदेश के तौर पे देखा जाता है और कहीं न कहीं ये सच्चाई भी है। आज के पॉलिटिक्स जो बिहार की जो पॉलिटिक्स है, उसमें जदयू और बीजेपी की सरकार है बिहार में और बीजेपी कहीं न कहीं केंद्र में भी सत्ता में है। तो रणजी जी में ये सवाल भी जनता के मन में उठता है कि बाकी राज्य जो हैं वो कहीं न कहीं केंद्र में मतलब इस तरह से अपने जो राज्य के विकास के लिए लगातार उनसे मेल-जोल करते रहते हैं नेता और आए दिन अपने राज्यों के विकास के लिए कोई न कोई योजना पास करवा लेते हैं। लेकिन बिहार के जो नेता है, वो बिहार की जो सरकार है, उसमें कहीं इस तरह की इच्छा शक्ति नहीं दिखती। तो एक पिछड़ेपन का कारण ये भी कहीं न कहीं जनता को नज़र आता है या जो चर्चा में रहती है। इसको लेके आपको क्या इस पे क्या आप राय रखना चाहेंगे? देखिए अशुतोष जी, आज का जो भी बिहार का परिणाम है, उसको आप देखिए, एक बात तय कर लीजिए कि बिहार की जनता अब सिर्फ एक ही चीज पे मतदान करने वाली है, वो है अपने बच्चों के भविष्य के लिए। बिहार देखिए, बहुत चीज कई बार हमारे सामने होता है लेकिन हम उसको नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही उसको कोई नोटिस कराने लगता है तो हमारा पूरा अट्रैक्शन उस तरफ चल जाता है। प्रशांत किशोर जी ने यही किया है। हम लगातार इस समस्या में थे, ऐसा नहीं है कि ये समस्या अचानक से आ गई है, जो भी बिहार की समस्याएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसमें टूटते चले गए, हम इसमें लगातार बहुत दिन तक नहीं सोचे, जिसके कारण दोनों चीज हुआ। हम इससे आदी भी हो गए और अब हमारे पास विकल्प की भी कमी बच गई और प्रयास करने वाला भी कोई नहीं मिल रहा था। लेकिन आज जो सिचुएशन बनी है, प्रशांत किशोर जी ने जो रास्ता दिखाया है, ये बात तय है कि बिहार की जनता अब बिहारी के तौर पे वोट करने वाली है। वो जो यादव के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे वोट पड़ता था, वो बिहारी के नाम पे वोट पड़ने वाला है। और यही आप चुनाव दर चुनाव देख रहे हैं और अगले विधानसभा चुनाव में आप ये इसको पूरे बिहार भर में देखेंगे कि अब जो वोट पड़ने वाला है वो पूरी तरीके से बिहारी के नाम पे पड़ने वाला है, ना कि किसी जाति के नाम। बिल्कुल, बिहार के जो स्थिति है उसमें बदलाव होना भी चाहिए। एक किसी दर्शक ने अपना कमेंट के माध्यम से राय रखा है, इनमें पीके की पार्टी कहाँ भाई, आप तो बेगानी शादी में दुल्हा दीवान वाली बात कर रहे हैं। बिल्कुल मनोज कुमार जी, आपने सही बात रखा है। हो सकता है कि पीके की पार्टी या जनसुराज का इसमें किसी भी तरीके से रोल ना रहा हो, लेकिन एक अभी जो स्थिति है बिहार में और बिहार में लगातार पदयात्रा चल रही है प्रशांत किशोर की, उसको लेके देखा जा रहा है कि जनता में कहीं न कहीं एक तरीके का रोष है कि बिहार जो इतना पिछड़ा हुआ है और बिहार की जो मौजूदा पार्टियां हैं, वो लगातार सरकार सत्ता में रहने की बात तो करती हैं, लेकिन बिहार के विकास की बात नहीं करती। तो इसलिए ये सवाल उठना लाजमी है कि पीके का जब से पदयात्रा चल रहा है बिहार में, तब से कहीं न कहीं इस तरह के मुद्दे या इस तरह के नेता जो निर्दलीय जीत के आने चालू हो गए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीके इसमें कहीं न कहीं सपोर्ट किए थे शंकर सिंह को या जो भी हुआ होगा, वो तो बात की बातें हैं। मीडिया में वो खबरें आ भी जाएँगी। देखिए नोनी जी आशुतोष आप जी, ये जो, हाँ, मैं सवाल को देख पा रहा हूँ। ये जो मनोज जी ने सवाल पूछा, मुझे लगता है कि ये पूरी चर्चा को ठीक से इन्होंने सुना नहीं है। ये चर्चा की शुरुआत में ही मैंने कहा कि जैसे आफाक अहमद जनसुराज के उम्मीदवार थे, वैसे इसमें कोई घोषित उम्मीदवार नहीं थे। और जैसे लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि ना हमने किसी को सपोर्ट किया, ना हमने किसी का विरोध किया। हमने जनता को जो चीजें बताई थी कि अपने मुद्दे पर वोट दीजिए, नेताओं का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट कीजिए, अपने मुद्दों के लिए वोट कीजिए। जिसने आपको छला है, जो जनप्रतिनिधि आपको लगता है जिसने काम नहीं किया है, उसे मतदान मत कीजिए। हाँ, जनसुराज से जुड़े हुए जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं थे, हो सकता है उसमें से एक दो लोग
बीमा भारती के साथ भी हो सकता है कि एक दो लोग मंडल जी के साथ भी हो सकता है कि किसी तीसरे चौथे भी उम्मीदवार के साथ कोई हो जिसका निजी संबंध हो। जनसुराज अभी कोई दल नहीं है, इसलिए कोई दलगत कार्रवाई उन पे होने की बात नहीं है। ये तो एक अभियान है, इसमें जो भी जुड़ रहा है अपने समझ से जुड़ रहा है। कुछ लोग उसमें हो सकता है कि विश्वास रखते हो, कुछ लोग ना रखते हो, वो दूर की बात है। ये जनसुराज को अगर क्लेम करना रहता तो पहले से करता। कहीं मनोज जी ने देखा क्या कि जनसुराज ने कहा हो कि हमारा उम्मीदवार जीत गया? जीतने के बाद भी क्या जनसुराज ने, प्रशांत किशोर जी ने या किसी संबंधित ऐसे लोगों ने कहा है? तो ये किसी ने कहा नहीं है। कहीं कहीं लोग चला रहे हैं तो चला रहे, अपने मन से चला रहे हैं। जनसुराज से जुड़े हुए बहुत सारे लोग उनसे भी उनके साथ थे, और थे इस कारण से थे क्योंकि, ज्यादा इस कारण से थे क्योंकि वो निर्दलीय थे। तो ठीक है। जी। एक सवाल मैं आपसे रखना चाहूँगा नोनी जी, पप्पू यादव का एक तरह से देखा जाए तो वो गृह जिला है, और पप्पू यादव रिसेंटली वहाँ से निर्दलीय जीत के भी आए हैं। बीमा भारती को ही उन्होंने कड़ी शिकस्त दी है। और फिर पप्पू यादव ने कहीं न कहीं जो मीडिया में खबरें आई कि उन्होंने बोला कि जो कांग्रेस जहाँ पे रहेगी वहीं पे मैं भी वहीं पे सपोर्ट करूँगा। तो पप्पू यादव ने भी एक तरह से देखा जाए तो मीडिया में जो खबरें थी उसके माध्यम से बीमा भारती को सपोर्ट किया था। उसके बावजूद भी बीमा भारती की इस तरीके से हार, ये किस तरीके से दर्शाता है? देखिए, आपने देखा होगा कि पप्पू यादव लगातार जनसेवा में रहे, इस बात से कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन बिहार का एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी पप्पू यादव को इसलिए भी नहीं पसंद करता है क्योंकि शुरू से माना जाता है कि पप्पू यादव के अंदर स्टेबिलिटी की कमी है। ये बहुत लोग मानने वाले हैं कि पप्पू यादव जो बातें कहते हैं वो तो बहुत अच्छी कहते हैं, जो सेवा करते हैं वो तो बहुत अच्छी कहते हैं, लेकिन कई एक बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब जो बातें वो कहते हैं उससे वो हटते दिखते हैं या ठीक उसके विपरीत भी चलते हुए दिखते हैं पॉलिटिकली, वो सही गलत के नजरिए से नहीं। तो कहीं ना कहीं उनके वोटर, मुझे लगता है एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मैं जो समझ पा रहा हूँ कि कुछ लोग नाराज भी हुए होंगे इस बात से, क्योंकि पप्पू यादव जी ने पहले स्टेटमेंट दिया कि भाई हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, बाद में सपोर्ट कर सकते हैं। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पप्पू यादव तो कांग्रेस को लगातार पूछ रहे हैं, पप्पू यादव को कांग्रेस ने कब पूछा? पप्पू यादव लगातार बोल रहे हैं कि भाई हम गठबंधन के साथ है। ये गठबंधन सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस को बिहार में आरजेडी डोमिनेट करती है। आपको याद होगा वो इंसिडेंट जो सदाकत आश्रम पटना में एक इवेंट हो रहा था और लालू यादव ने कहा कि मैं जेल में से रह के अखिलेश जो प्रेसिडेंट है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, कि उनको मैंने राज्यसभा बनाया। और तो यहाँ का संगठन बहुत लोग मानते हैं कि लालू जी ही चलाते हैं, या वो टिकट बंटवारा हो, अध्यक्ष का चुनाव हो या किसी तरह की बात हो। तो तेजस्वी और लालू यादव के रहते तो ऐसे भी पप्पू यादव को कांग्रेस में फलना फूलना है नहीं जब तक वो डोमिनेट कर रहे हैं उसको। और इतनी त्याग तपस्या के बाद भी कांग्रेस ने खुले मन से कभी पप्पू यादव को स्वीकारा नहीं, कभी कोई ऑफिशियल उस पर बयान आया नहीं। पार्लियामेंट के अंदर भी वो कांग्रेस के दल में तो वो वहां पर दिखते नहीं है, उनके इसमें वो निर्दलीय के तौर पे ही अपना सीट कंज्यूम करना हो या फिर अपना टाइमिंग लेना हो 0 आवर का, वो एज अ निर्दलीय ही कर रहे हैं। तो उनका समर्थन है वो रखें, लेकिन कांग्रेस उनको कोई भाव दे नहीं रही है। बाकी उनकी इच्छा है, इस हार से जरूर उनकी साखगिरी है। पॉलिटिकली वो ऐसा नहीं करते तो उनका जो औहदा बढ़ा हुआ था वो बढ़े रहता, इससे उनको जरूर एक झटका लगा है। ठीक है नोनी जी, ये तो रहा पप्पू यादव की बात। कहीं ना कहीं यात्रा भी प्रशांत किशोर जी की दोबारा शुरू हो चुकी है, और उसी इलाके में देखा जाए तो किशनगंज, अररिया या जो उधर के इलाके हैं सीमांचल का जो उसमें इलाका, यात्रा, सीमांचल का इलाके में यात्रा चल रही है। तो उसका क्या प्रभाव होगा? क्योंकि 2025 में प्रशांत किशोर जी ये इन्होंने घोषणा तो कर दिए हैं कि कहीं ना कहीं अगले चुनाव में वो दमखम से उतरेंगे, और ये जो इस तरीके से जो बिहार का परिणाम बदला है उसमें क्या देखते हैं जनसुराज की जो नेता है? देखिए आशुतोष जी, नॉर्थ बिहार का इलाका हो, साउथ बिहार का इलाका हो, सीमांचल हो, मिथिलांचल हो या कोई भी इलाका हो, जो प्रशांत किशोर जी ने जो अभियान शुरू किया है, नॉर्थ बिहार पश्चिमी चंपारण से शुरू हुआ, आज वो सीमांचल में, हर जगह इसका आपको इफेक्ट दिखेगा।
और ये तो उन्होंने संकल्प ही लिया है कि भाई पूरे बिहार को कंप्लीट करना है। अगर जो 2 अक्टूबर को दल बन भी जाएगा तो उसके बाद भी प्रशांत किशोर पदयात्रा पर ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि दल बना लिया, जितना हुआ उतना हुआ, अब आगे हम पार्टी का संगठन का और पटना बैठ के सब कुछ डील कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जमीन पर ही रहेंगे, सड़क पर ही रहेंगे, आम आदमी से ही मिलते रहेंगे और आम आदमी को जो अभियान के माध्यम से समझा रहे हैं वो समझाते रहेंगे, क्योंकि ये इतना आसान काम है नहीं जो प्रशांत किशोर जी ने लेके उठाया। पिछले 70-75 साल में किसी ने इतनी मेहनत नहीं की है, और अगर इसका परिणाम नहीं आता है तो आगे 50-60 साल तक इतना परिश्रम करने वाला व्यक्ति कोई मिलने वाला नहीं है। बिहार तो कोई ना कोई तो जरूरी सुधारेगा। अब अंतर यही है कि अगर आज सुधरना चाहे बिहार तो आज सुधरेगा, 50 साल बाद सुधरना चाहे तो 50 साल बाद सुधरेगा। आज एक मौका मिला है और बिहार के लोगों के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार के लोग बुद्धिमान हैं, चालाक हैं, समझदार हैं। उनको मालूम है कि ये बहुत अच्छा मौका है अपने इस परेशानी से निकलने के लिए, और जो पॉलिटिकल सेटअप ये भाजपा, जदयू और राजद ने यहाँ बना रखा है इससे निकलने के लिए, तो निश्चित सी बात है इसी बिहार के लोगों की समझदारी के भरोसे हम भी बोलते हैं कि रिजल्ट आएगा, जनसुराज के फेवर में आएगा, जनता की जीत होगी और एक नया समीकरण कह लीजिए, नया विकल्प कह लीजिए, वो बन के उभरना ये तय है। लेकिन मैं चाहूँगा, क्योंकि ये बिहार के मुद्दे की जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, तो मैं इस कार्यक्रम में ज़रूर रखना चाहूँगा और चाहूँगा कि आपकी भी प्रतिक्रिया उस पे आए। बिहार में लगातार देखा जा रहा है कि अभी तो जदयू की सरकार है, बीजेपी के साथ गठबंधन है पार्टी की, और उपचुनाव में माना जाता है कि जो पार्टी सरकार में रहती है उसका कहीं न कहीं दमखम दबदबा दिखता है। तो नीतीश जी की पार्टी सरकार में होने के बावजूद अगर उनका कैंडिडेट चुनाव हार जाता है, और लगातार हम लोग आए दिन खबरों में पढ़ रहे हैं कि बिहार में कोई ना कोई पुल गिर ही जाता है, मतलब दिन बदलता है कोई ना कोई पुल गिरने का खबर आ ही जाता है। मेरा गृह जिला सिवान है, आप छपरा से बिलोंग करते हैं। हम लोग ने देखा है कि छपरा बिहार और अन्य मतलब कई जिलों में लगातार ये न्यूज आया है कि बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं। तो जो आंकड़े हैं लगभग 11-12 पुल अभी तक गिर चुके हैं एक डेढ़ हफ्ते में। तो ये जो मौजूदा समस्याएं हैं, इनका भी प्रभाव रहता है क्या बिहार की जो ये चुनाव हो रहे हैं, या बिहार की जो जनता के माइंड में ये कहीं ना कहीं चलता ही होगा? देखिए कुछ टाइम के लिए तो बिहार में जो भी चुनाव, देखिए कुछ समय तो बिहार में जो भी चुनाव हो रहे थे उसमें से मुद्दे गौन हो गए थे। ये बात स्वीकारने में कोई बुराई नहीं है, ये बिहार के लोगों को स्वीकारना चाहिए। हम हो, आप हो, कोई हो, हमारा नजरिया ही कुछ और हो गया था वोट देने का, उम्मीदवारों का चुनाव करने का, उनके बारे में सोचने का। लेकिन प्रशांत किशोर के आने के बाद, जनसुराज के आने के बाद ये सारी चीजें केंद्र बिंदु बन गए हैं, मुद्दे केंद्र बिंदु बन गए हैं, विकास, उम्मीदवार ये केंद्र बिंदु में है मतदाता के। देखिए आपके सवाल में ही इस बात का जवाब है। आपने कहा कि जो उपचुनाव होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि रुख किस तरफ है, और अक्सर सरकार ये चुनाव जीतती है तो माना जाए कि सरकार के खिलाफ है। तो इसी इसी चुनाव परिणाम से आप ही के सवाल के जवाब में ये चीज सामने आ रही है कि जनता का रुख तो साफ है कि जनता भाजपा, राजद और जदयू तीनों को हटाना चाहती है। ये उपचुनाव में ही स्पष्ट हो रहा है। तो आप ही की बात को मान ले, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग, मीडिया से संबंधित लोग या जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, जो कहते हैं कि उपचुनाव इस बात का परिणाम है कि आगे क्या होने वाला है, तो उपचुनाव इस बात का परिणाम है कि बिहार की जनता राजद, जदयू और भाजपा से अब अलग हटकर कुछ नया देखना चाहती है और स्वयं कुछ नया करना चाहती है, और वही आपको 2005 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। जी, एक प्रतिक्रिया आई है, कांग्रेस के विधायक हैं अजीत शर्मा, उन्होंने एक बयान दिया है ये रुपौली जो विधानसभा के परिणाम आए हैं उसको लेके। उनका मानना है कि लोकसभा में जो करारी हार हुई थी उसके बाद से कहीं ना कहीं आरजेडी ने या लालू परिवार ने बीमा भारती पे भरोसा जताया और उनको टिकट दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे कोई प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? देखिए ये तो जीत हार पे डिपेंड करता है। जब उम्मीदवार जीत जाते हैं तो लोग कहता है कि सिंबल ने जिता दिया, जब उम्मीदवार हार जाते हैं तो कहता है उसका अपना परसेप्शन था, हार गया। आपको क्या लगता है इतना बड़ा
जो नेता हैं लालू जी, जो तेजस्वी जी अपने आप को इतना बड़ा नेता मान के चल रहे हैं और बिहार में ओपोजिशन के लीडर हैं, कुछ सोच समझ के ही बीमा भारती को टिकट दिया होगा और जनता ने भी उनको कुछ सोच समझ के ही वोट नहीं दिया होगा। लेकिन इस बात को कौन स्वीकारेगा? इस बात को तो कोई स्वीकारेगा नहीं। आज तो पप्पू यादव भी तरह तरह की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव ने ही कहा है कि तेजस्वी यादव राजकुमार की तरह आ रहे हैं, एक इवेंट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सब लोग उनको वोट दे देगा, तो ये चलेगा नहीं। तो गठबंधन के लोग ही आप देख रहे हैं कि किस तरह से बात कर रहे हैं। और ये सच बात भी है। देखिए, मेहनत जो बिहार जैसे स्टेट में हर लीडर को करनी चाहिए, वो कहीं नहीं दिखता है। आज आप देख लीजिए, आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ से जितने सांसद गए हुए हैं, आप कितनों का नाम जानते हैं? जो एनडीए के सांसद जीत के जा रहे हैं पिछले 10 साल से, कितनों का नाम कोई जानता है? मुझे लगता है कि पार्लियामेंट के गैलरी में घूमते होंगे तो बिहार के पत्रकार भी 2 4 5 सांसद को नहीं पहचान पाते होंगे। इसलिए नहीं कि अपने एरिया में वो बड़े लीडर होंगे, लेकिन कोई ऐसा नेशनल इम्पैक्ट या अपने क्षेत्र के लिए इम्पैक्ट, कोई ऐसा इशू पे बात, कोई विजन, कोई ऐसी सोच है ही नहीं उनके पास। एज अ लीडर जब आपके पास कोई सोच, कोई विजन नहीं होता है, तो आपका जो आपका परसेप्शन जो है वो लिमिटेड होता है। वही हाल धीरे धीरे तेजस्वी यादव के साथ भी होता जा रहा है। जो उनके उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया, जैसे उम्मीदवारों को भी चुनते जा रहे हैं, उनका भी यही हाल है। जी नवनीत जी, आप इस कार्यक्रम में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की जनता को लेके लगातार हम लोग की कोशिश रहती है कि हम लोग बिहार के जो मुद्दे हैं, बिहार की जो समस्याएं हैं या बिहार में घटने वाली जो घटनाएं हैं उस पर एक चर्चा किया जाए और इसको लेके कोई समाधान या कोई सॉल्यूशन, उस पर एक डिस्कशन हो। बिहार की जो जनता लगातार कहीं ना कहीं मत तो देती है, लेकिन एक उस पर एक तरह से देखा जाए तो धब्बा या दाग के तौर पे देखा जाता है कि कहीं ना कहीं हम जाति या धर्म वाले मुद्दे पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अपनी समस्याओं, अपनी जो मुद्दे हैं उसको हम भूल जाते हैं चुनाव के समय। तो आज की जो चर्चा थी हमारी, वो बिहार में जो विधानसभा के रुपौली विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था उसको लेके थी। और बिहार ये जो उपचुनाव हुए हैं उसमें परिणाम जो आए थे उसमें शंकर सिंह विधायक के तौर पे चुने गए हैं। बीमा भारती को करारी शिकस्त मिली है, लगभग 30,000 वोट उन्हें मिले और वो बड़े अंतर से हार गई चुनाव। तो आप इस कार्यक्रम में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी। मिलेंगे हम लोग अगले कार्यक्रम में और कोशिश किया जाएगा कोई अच्छी चर्चा और पॉजिटिव चर्चा को लेकर बातचीत की जाए। जो जनता, जो पब्लिक हमारे साथ जुड़ी उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शक हमें यूट्यूब और फेसबुक पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप अपने कमेंट और अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। कोशिश करेंगे हम लोग अगले कार्यक्रम जो होंगे उसमें आपके जो सुझाव आएँ, आपकी जो जो भी आपने हमें कमेंट किया है उसको दिखाएं। और नवनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।